Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस का टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स. ठीक है, सो क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है. तो स्टार्ट करते हैं. और आपके सीनेट में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और लो भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है. बाकी एक्सप्लेन भी करूंगी मैं वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू नर्सेस इंश्योर पेशेंट सेफ्टी इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. दवा देने में नर्सें रोगी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करती हैं. ऑप्शन ए है बाय डेलीगेटिंग दिस टास्क टू अनट्रेन्ड स्टाफ, यह कार्य अप्रशिक्षित स्टाफ को सौंपकर. ऑप्शन बी है बाय फॉलोइंग प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉर डोजेस एंड टाइमिंग, खुराक और समय के उचित प्रोटोकॉल का पालन करके. ऑप्शन बी है बाय रिड्यूसिंग मेडिकेशन डॉक्यूमेंटेशन, दवा दस्तावेजीकरण कम करके. ऑप्शन बी है बाय अवॉइडिंग पेशेंट इन्वॉल्वमेंट इन मेडिकेशन डिस्कशन, दवा चर्चा में रोगी की भागीदारी से बचकर. सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे पूछा गया है कि जो नर्सेज हैं वो पेशेंट सेफ्टी को कैसे इंश्योर करती हैं जब वो दवा एडमिनिस्टर करती हैं या पेशेंट को लगाती हैं. तो कैसे करती हैं वो, उस टाइम पे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं जो दवा के और टाइमिंग के, उनको फॉलो करके. सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. हिंदी में भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अ नर्स मस्ट, बहुविषयक टीम में नर्स को क्या करना चाहिए. ऑप्शन ए है फॉलो द डॉक्टर्स ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, डॉक्टर के आदेशों का बिना सवाल के पालन करना. ऑप्शन बी है कोलैबोरेट एंड रेस्पेक्ट ईच मेंबर्स रोल, सहयोग करना और प्रत्येक सदस्य की भूमिका का सम्मान करना. ऑप्शन सी है अवॉइड कम्युनिकेशन विद नॉन नर्सिंग स्टाफ, गैर नर्सिंग स्टाफ से बातचीत करना. ऑप्शन डी है वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस, बिना हस्तक्षेप स्वतंत्र रूप से काम करना. तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में एक नर्स को कैसा होना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो उसको कोलैबोरेट करना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितने भी मेंबर्स हैं सबकी. सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड देखो जैसे मैं ये क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ ना, वैसे ही आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. पहले क्वेश्चंस को रीड करना है अच्छे से, उसके बाद देखना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा. इसमें अभी आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, पर उसमें क्या है कि जो सबसे सही ऑप्शन होगा आपको वो चूज करना है. आगे आपको देखने को मिलेंगे. जल्दी में हड़बड़ाहट में कोई क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि देखो जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तभी आप एग्जाम में भी उसको सही कर पाओगे. सो किसी भी चीज को एकदम पैनिक होके नहीं करना है. थोड़ा आराम से क्वेश्चन को रीड करो, समझो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, एंड उसके बाद ही आपको आंसर करना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई इज पेशेंट सेंटर्ड केयर इन क्रिटिकल मॉडर्न नर्सिंग. आधुनिक नर्सिंग में रोगी केंद्रित देखभाल क्यों महत्वपूर्ण है. ऑप्शन ए है टू रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, स्वास्थ्य खर्च घटाने के लिए. ऑप्शन बी है प्रायोरिटाइज पेशेंट्स नीड एंड प्रेफरेंसेस इन केयर प्लानिंग, देखभाल योजना में रोगी की जरूरतों और पसंद को प्राथमिकता देने के लिए. ऑप्शन सी है टू फोकस सोलली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देने के लिए. ऑप्शन डी है टू अवॉइड इन्वॉल्विंग पेशेंट्स इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया में रोगियों को शामिल करने से बचने के लिए. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि टू प्रायोरिटाइज पेशेंट्स नीड एंड प्रेफरेंसेस इन केयर प्लानिंग. तो यहाँ पे देखो एक बार मैं आपको अच्छे समझा दूं. यहाँ पे पूछा गया है कि अभी जो मॉडर्न नर्सिंग है तो उसमें क्रिटिकल केयर में पेशेंट सेंटर्ड केयर क्यों हम ला रहे हैं, तो वो हम इसलिए ला रहे हैं जिससे हमें पता चल जाए कि पेशेंट की नीड्स क्या है और उसकी जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका केयर प्लान बना सकें. उसका हमें जो भी ट्रीटमेंट प्लान करना है, या फिर मान लो अगर हमें पेशेंट को कोई डाइट देनी है उसकी डिजीज के कंडीशन के अकॉर्डिंग, अब हम कोई ऐसी चीज प्लान कर रहे हैं उसको खिलाने के लिए, मान लो उसकी दवा के लिए जरूरी है बट वो उसको पसंद ही नहीं है तो वो खाएगा ही नहीं. तो फिर हमें क्या करना है, एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढना है जो पेशेंट खा भी ले और उससे उसको नुकसान भी ना हो. तो ये हो गया कि पेशेंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर रहे हैं. सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ. वाई इज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एसेंशियल फॉर नर्सेस, नर्सों के लिए सतत पेशेवर विकास क्यों आवश्यक है. ऑप्शन ए है टू रिड्यूस वर्किंग आवर्स,
काम के घंटे कम करने के लिए। ऑप्शन बी है टू स्टे अपडेटेड विद एडवांसमेंट्स इन हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज, स्वास्थ्य प्रथाओं और नीतियों में नई प्रगति से अपडेट रहने के लिए। ऑप्शन सी है टू फोकस सोनली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देने के लिए। ऑप्शन डी है टू अवॉइड इंगेजिंग इन रिसर्च, शोध में भागीदारी से बचने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, टू स्टे अपडेटेड विद एडवांसमेंट्स इन हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज। अब ये कैसे सही होगा? यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो नर्सेस हैं तो उनके लिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ताकि वो अपडेटेड रह सकें, जो भी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज में एडवांसमेंट आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो उनसे वो अपडेटेड रह सकें। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is an example of adapting to changing healthcare environments? तो बदलते स्वास्थ्य सेवा वातावरण के अनुसार ढलने का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है इग्नोरिंग न्यू हेल्थ केयर रेगुलेशंस, नए स्वास्थ्य नियमों की अनदेखी करना। ऑप्शन बी है लर्निंग टू यूज न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जैसी नई तकनीकों का उपयोग सीखना। ऑप्शन सी है रिड्यूसिंग नर्स पेशेंट इंटरेक्शन, नर्स रोगी बातचीत कम करना। ऑप्शन डी है लिमिटिंग पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पेशेवर विकास कार्यक्रमों में भागीदारी सीमित करना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लर्निंग टू यूज न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जैसी नई तकनीकों का उपयोग सीखना। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक टेस्ट सीरीज बनाई है जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये मैंने यूपी नेट के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं और मैंने खुद बनाए हैं, तो मुझे पता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पिछले 3 साल से मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ स्टूडेंट्स को, तो आप लोग मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट कर सकते हो कि अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है तो वो आपके लिए फायदेमंद होगी ही होगी। एंड अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हो तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम टाइम में। आपको एकदम एग्जाम जैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी और जरूरत है रिवीजन करने की। एंड इस टेस्ट सीरीज के साथ देखो, आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, प्लस आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी मिलेगा, और ये भी पता चल जाएगा कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके लिए आपको कौन सा रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है। तो ओवरऑल ये पूरी टेस्ट सीरीज स्पेशली डिजाइंड है यूपी सीनेट कैंडिडेट्स के लिए। एंड अगर आप अभी से लेते हो तो आपको एग्जाम में इसका बहुत फायदा मिलेगा। जो टेस्ट सीरीज है उसका प्राइस है सिर्फ 49 रुपीज, एंड सिर्फ 49 रुपीज में आपको 5 प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे। एंड ये काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है। आप लोग जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगी, एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी आपको इसकी लिंक। तो आप लोग इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हो। एंड आप एक बार परचेज करोगे तो उसके साथ ही आपको 5 प्रैक्टिस टेस्ट दे दिए जाएंगे और सॉल्यूशन पीडीएफ भी दे दी जाएगी। एंड आप इसको एकदम एग्जाम के जैसे अटेम्प्ट करिए, टाइमिंग भी उसमें चलेगा साथ के साथ ही, तो आप एकदम एग्जाम वाला फील आएगा। एंड आपका जो डर है ना एग्जाम के लिए, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब ये 5 टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि अब आपको एग्जाम में जाके यही फियर, यही एंग्जाइटी सब कुछ फील होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट्स अनएथिकल बिहेवियर इन नर्सिंग? नर्सिंग में निम्न में से कौन सा व्यवहार अनैतिक माना जाएगा? ऑप्शन ए है रिफ्यूजिंग गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट्स, रोगियों से उपहार लेने से मना करना। ऑप्शन बी है रिस्पेक्टिंग अ पेशेंट्स डिसीजन अबाउट ट्रीटमेंट, उपचार के बारे में रोगी के निर्णय का सम्मान करना। ऑप्शन सी है शेयरिंग पेशेंट स्टोरीज ऑन सोशल मीडिया फॉर अवेयरनेस, जागरूकता के नाम पर रोगी की कहानियां सोशल मीडिया पर साझा करना। ऑप्शन डी है रिपोर्टिंग अनसेफ प्रैक्टिसेस इन वर्कप्लेस, कार्यस्थल पर असुरक्षित प्रथाओं की रिपोर्ट करना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, शेयरिंग पेशेंट स्टोरीज ऑन सोशल मीडिया फॉर अवेयरनेस। अब ये अनएथिकल में क्यों आएगा? ये अनएथिकल इसलिए माना जाएगा क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे उसकी स्टोरी शेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो भी शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज अनएथिकल में आएगी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई इज कल्चरल कॉम्पिटेंस क्रिटिकल इन नर्सिंग प्रैक्टिसेस? नर्सिंग अभ्यास में सांस्कृतिक दक्षता क्यों
महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड केयर टू ऑल पेशेंट, सभी रोगियों को एक जैसी देखभाल देने के लिए। ऑप्शन बी है टू रिस्पेक्ट डाइवर्स कल्चरल बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, विभिन्न सांस्कृतिक विश्वासों और प्रथाओं का सम्मान करने के लिए। ऑप्शन सी है टू सिंप्लीफाई हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोसेस, स्वास्थ्य सेवा प्रक्रिया सरल करने के लिए। एंड ऑप्शन डी है टू रिड्यूस नर्सिंग वर्कलोड, नर्सिंग कार्यभार घटाने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टू रिस्पेक्ट डाइवर्स कल्चरल बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। जो अलग अलग बिलीफ और प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं, तो उन सब का रिस्पेक्ट करने के लिए ये जरूरी है। क्या जरूरी है? कल्चरल कॉम्पिटेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स प्रोफेशनल एटिकेट इन नर्सिंग? नर्सिंग में कौन सा बिहेवियर, कौन सा व्यवहार पेशेवर शिष्टाचार को दर्शाता है? ऑप्शन ए है यूजिंग मेडिकल जार्गन वाइल स्पीकिंग टू पेशेंट्स, रोगियों से बात करते समय जटिल चिकित्सा शब्दों का उपयोग। ऑप्शन बी है टेकिंग एक्सटेंडेड ब्रेक्स ड्यूरिंग शिफ्ट के दौरान लंबे ब्रेक लेना। ऑप्शन सी है स्पीकिंग कॉर्टेशियसली टू ऑल टीम मेंबर्स, टीम के सभी सदस्यों से विनम्रता से बात करना। ऑप्शन डी है अवॉइडिंग टीम वर्क टू फोकस ऑन पर्सनल टास्क, व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान देने के लिए टीम वर्क से बचना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्पीकिंग कॉर्टियसली टू ऑल टीम मेंबर्स, टीम के सभी सदस्यों से विनम्रता से बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज पेशेंट सेंटर्ड केयर क्रिटिकल इन मॉडर्न नर्सिंग? आधुनिक नर्सिंग में रोगी केंद्रित देखभाल क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है टू रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, स्वास्थ्य खर्च घटाने के लिए। ऑप्शन बी है टू प्रायोरिटाइज पेशेंट्स नीड एंड प्रेफरेंसेस इन केयर प्लानिंग, देखभाल योजना में रोगी की जरूरतों और पसंद को प्राथमिकता देने के लिए। एंड ऑप्शन सी है आपका टू फोकस सोनली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देने के लिए। एंड ऑप्शन डी है टू अवॉइड इन्वॉल्विंग पेशेंट्स इन डिसीजन मेकिंग। तो क्वेश्चन क्या है, वाई इज पेशेंट सेंटर्ड केयर क्रिटिकल इन मॉडर्न नर्सिंग? तो क्यों जरूरी है ये? इसलिए जरूरी है ताकि हम पेशेंट की जो नीड है और जो प्रेफरेंसेस हैं उनको हम प्रायोरिटाइज कर सकें। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम अभी प्रीवियस कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ethical principle is violated when a nurse discloses patient's information without consent? तो कौन सी इसमें पूछा गया है, जब नर्स जो है बिना सहमति के रोगी की जानकारी प्रकट करती है, बता देती है, तो कौन सा नैतिक सिद्धांत टूटता है? ऑप्शन ए है वेरासिटी, ऑप्शन बी है कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑप्शन सी है बेनिफिसेंस एंड ऑप्शन डी है जस्टिस। तो जब वो डिस्क्लोज कर देती है पेशेंट की इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट के, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ नर्सिंग रिसर्च? नर्सिंग शोध का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन ए है टू इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना। ऑप्शन बी है टू आइडेंटिफाई एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम, रोगी परिणाम सुधारने के लिए साक्ष्य आधारित प्रथाओं की पहचान करना। ऑप्शन सी है टू फोकस सोनली ऑन थ्योरेटिकल एडवांसमेंट, केवल सैद्धांतिक प्रगति पर ध्यान देना। ऑप्शन डी है टू रिड्यूस एंगेजमेंट विद हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्वास्थ्य नीतियों में भागीदारी करना। तो नर्सिंग जो है, नर्सिंग रिसर्च का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है इससे हम क्या कर सके, टू आइडेंटिफाई एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है? बहुत सारी रिसर्च होने के बाद जब कोई हम प्रैक्टिस क्लिनिकली करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। मतलब हम बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसका आउटकम अच्छा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई दवा बनाई, पहले उसको बहुत बार मल्टीपल ट्राई किया, उसके बाद हमने देखा कि पेशेंट उससे ठीक हो रहे हैं, तो हम उसके बाद उस दवा को हम हमारे पेशेंट पे यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज इंटरप्रोफेशनल कोलैबोरेशन क्रिटिकल इन हेल्थ केयर? स्वास्थ्य सेवा में इंटरप्रोफेशनल सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है टू डेलीगेट पेशेंट केयर इंटायरली टू फिजिशियन, पूरी रोगी देखभाल डॉक्टरों को सौंपने के लिए। ऑप्शन बी है टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड पेशेंट केयर,
व्यापक और समन्वित रोगी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नर्सिंग जिम्मेदारी संभालने के लिए। एंड ऑप्शन डी है टू अवॉइड इन्वॉल्विंग अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करने से बचाने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड पेशेंट केयर, व्यापक और समन्वित रोगी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। What is an example of using information and communication technology in nursing? नर्सिंग में सूचना और संचार तकनीक के उपयोग का उदाहरण है। ऑप्शन ए है स्टोरिंग पेशेंट रिकॉर्ड्स इन फिजिकल फाइल्स, रोगी रिकॉर्ड केवल कागजी फाइलों में रखना। ऑप्शन बी है यूजिंग टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म्स फॉर रिमोट कंसल्टेशन, दूरस्थ परामर्श के लिए टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। ऑप्शन सी है लिमिटिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उपयोग सीमित करना। एंड ऑप्शन डी है अवॉइडिंग कम्युनिकेशन विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों से संवाद से बचना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यूजिंग टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म्स फॉर रिमोट कंसल्टेशन, दूरस्थ परामर्श के लिए टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव लिसनिंग इन नर्सिंग इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? नर्सिंग में सक्रिय सुनना निम्न में से किसे शामिल करता है? ऑप्शन ए है इंटरप्टिंग द पेशेंट फॉर क्लैरिटी, स्पष्टता के लिए रोगी को बीच में रोकना। ऑप्शन बी है यूजिंग नॉन वर्बल क्यूज सच एज नोडिंग एंड मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट, सिर हिलाना और आंखों से संपर्क जैसे गैर मौखिक संकेत देना। एंड ऑप्शन सी है ऑफरिंग एडवाइस ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान सलाह देना। ऑप्शन डी है समराइजिंग ओनली एट द एंड ऑफ इंटरेक्शन, केवल बातचीत के अंत में सारांश देना। तो एक्टिव लिसनिंग जो है वो इनमें से क्या शामिल करता है? तो इसमें एक्टिव लिसनिंग में क्या आता है कि हम पेशेंट को बोल के बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, जो भी पेशेंट बोल रहा है उससे हम सिर हिला के या फिर सिंपली उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके उसको ऐसा फील कराएंगे कि हाँ हम उसकी बात सुन रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं नहीं है, हम पूरा उसी पे फोकस कर रहे हैं और वो क्या कह रहा है वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है, इससे पेशेंट को लगता है कि हाँ मेरी बात सुनी जा रही है, मेरी बात की वैल्यू है, तो वो और एक्सप्लेन करेगा कि क्या उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the purpose of conducting research in nursing? नर्सिंग में शोध करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू मेंटेन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, पारंपरिक प्रथाएं बनाए रखना। ऑप्शन बी है टू कंट्रीब्यूट टू एविडेंस बेस्ड पेशेंट केयर एंड इम्प्रूव आउटकम्स, साक्ष्य आधारित रोगी देखभाल में योगदान और परिणाम सुधारना। ऑप्शन सी है टू सिंप्लीफाई हेल्थ केयर एजुकेशन रिक्वायरमेंट, स्वास्थ्य शिक्षा और आवश्यकताएं सरल करना। ऑप्शन डी है टू अवॉइड इंगेजिंग इन एकेडमिक एक्टिविटीज, शैक्षणिक गतिविधियों से बचना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि रिसर्च का क्या काम है, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, साक्ष्य आधारित रोगी देखभाल में योगदान देना और परिणाम सुधारना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज रिसर्च एंगेजमेंट बाय नर्सेस बेनिफिट हेल्थ केयर? तो नर्सों की शोध में भागीदारी स्वास्थ्य सेवा को कैसे लाभ पहुंचाती है? ऑप्शन ए है बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर हेल्थ केयर पॉलिसीज, स्वास्थ्य नीतियों की आवश्यकता समाप्त करके। ऑप्शन बी है बाय इंप्रूविंग पेशेंट केयर एंड शेपिंग हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, रोगी देखभाल सुधार कर और स्वास्थ्य प्रथाओं को दिशा दिखाकर। ऑप्शन बी है बाय फोकसिंग ओनली ऑन थियोरेटिकल एडवांसमेंट, केवल सैद्धांतिक प्रगति पर ध्यान देना। ऑप्शन डी है बाय मिनिमाइजिंग द नीड फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, साक्ष्य आधारित अभ्यास की आवश्यकता कम करके। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होगा बाय इंप्रूविंग पेशेंट केयर एंड शेपिंग हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोगी देखभाल सुधार कर और स्वास्थ्य प्रथाओं को दिशा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग मैनेजमेंट? साक्ष्य आधारित नर्सिंग प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? ऑप्शन ए है इग्नोरिंग रिसर्च ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा में शोध प्रवृत्तियों को अनदेखा करना। ऑप्शन बी है समराइजिंग पेशेंट रिपोर्ट्स एंड टीम डिसीजन, रिपोर्ट रोगी रिपोर्ट और टीम निर्णयों का केवल सार बनाना। ऑप्शन सी है इंटीग्रेटिंग करंट एविडेंस, क्लिनिकल जजमेंट एंड पेशेंट केयर नीड्स, वर्तमान साक्ष्य, क्लिनिकल निर्णय और रोगी देखभाल जरूरतों को एकीकृत करना। एंड ऑप्शन डी है अवॉइडिंग पेशेंट इनपुट ड्यूरिंग प्लानिंग, देखभाल योजना में रोगी की राय से बचना। तो
पूछा गया है एविडेंस बेस्ड नर्सिंग मैनेजमेंट का क्रिटिकल कंपोनेंट क्या है। तो क्रिटिकल कंपोनेंट क्या है इसका, इंटीग्रेटिंग करंट एविडेंसेस, क्लिनिकल जजमेंट एंड पेशेंट केयर नीड्स, वर्तमान साक्ष्य, क्लिनिकल निर्णय और रोगी देखभाल की जरूरतों को एकीकृत करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रिंसिपल emphasizes दैट अ नर्स मस्ट प्रायोरिटाइज पेशेंट वेलबींग ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि नर्स को व्यक्तिगत हितों से पहले रोगी के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। सो ऑप्शन ए है जस्टिस, ऑप्शन बी है ऑटोनॉमी, ऑप्शन सी है बेनिफिशियंस एंड ऑप्शन डी है नॉन मालेफिशिएंट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी बेनिफिशियंस, परोपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च एज अ नर्स। नर्स के रूप में शोध करने का क्या उद्देश्य। ऑप्शन ए है टू इम्प्रूव पेशेंट केयर थ्रू एविडेंस बेस्ड फाइंडिंग, साक्ष्य आधारित निष्कर्षों से रोगी देखभाल सुधारना। ऑप्शन बी है टू रिड्यूस नर्स पेशेंट इंटरेक्शन, नर्स रोगी से बातचीत घटाना। ऑप्शन डी सी है टू अवॉइड इम्प्लीमेंटिंग न्यू हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज, नई स्वास्थ्य तकनीक लागू करने से बचना। एंड ऑप्शन डी है टू फोकस सोनली ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिस, केवल क्लिनिकल अभ्यास पर जोर देना। तो यहाँ पे पूछा गया नर्स को रिसर्च करने का मेन पर्पस क्या है। तो मेन पर्पस इसका है टू इम्प्रूव पेशेंट केयर थ्रू एविडेंस बेस्ड फाइंडिंग, साक्ष्य आधारित निष्कर्षों से रोगी की देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नर्स अडेप्टिंग टू चेंजिंग हेल्थ केयर इन्वायरमेंट्स। बदलते स्वास्थ्य वातावरण के अनुसार नर्स के अनुकूलन का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए है लर्निंग टू यूज इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स फॉर पेशेंट केयर, रोगी की देखभाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड का उपयोग सीखना। ऑप्शन बी है अवॉइडिंग हॉस्पिटल पॉलिसी अपडेट्स, अस्पताल नीति अपडेट से बचना। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग एडवांसमेंट्स इन हेल्थ केयर पॉलिसीज, स्वास्थ्य नीतियों की प्रगति को अनदेखा करना। ऑप्शन डी है लिमिटिंग द यूज ऑफ न्यू मेडिकल टेक्नोलॉजीज, नई चिकित्सा तकनीकों का उपयोग सीमित करना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लर्निंग टू यूज इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स फॉर पेशेंट केयर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है, What is the role of cultural humility in nursing? नर्सिंग में सांस्कृतिक विनम्रता की भूमिका क्या है। ऑप्शन ए है इग्नोरिंग पेशेंट प्रेफरेंसेस, रोगी प्राथमिकताओं की अनदेखी करना। ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग केयर सेंसिटिव टू द कल्चरल वैल्यूज एंड नीड्स ऑफ पेशेंट्स, रोगी के सांस्कृतिक मूल्यों और जरूरतों के प्रति संवेदनशील देखभाल देना। ऑप्शन सी है स्टैंडर्डाइजिंग केयर फॉर ऑल पेशेंट, सभी रोगियों के लिए समान देखभाल करना। ऑप्शन डी है अवॉइडिंग एंगेजमेंट विद कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक भिन्नताओं से जुड़ने से बचना। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कल्चरल ह्यूमिलिटी का क्या रोल है यहाँ पे नर्सिंग में। तो इसका क्या रोल है कि हम जो पेशेंट्स हैं उनको उनकी जो कल्चरल वैल्यूज हैं जिनके लिए वो सेंसिटिव है, तो उस तरीके से हम उनको केयर प्रोवाइड कर सकें। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग केयर सेंसिटिव टू द कल्चरल वैल्यूज एंड नीड्स ऑफ द पेशेंट, रोगी के सांस्कृतिक मूल्यों और जरूरतों के प्रति संवेदनशील देखभाल देना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, how do nurses ensure patient advocacy in complex healthcare system। जटिल स्वास्थ्य प्रणालियों में नर्सें रोगी वकालत कैसे सुनिश्चित करती हैं। तो ऑप्शन ए है बाय प्रायोरिटाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, प्रशासनिक कार्यों को प्राथमिकता देकर। ऑप्शन बी है बाय स्पीकिंग अप फॉर पेशेंट्स नीड्स एंड राइट, रोगियों की जरूरतों अधिकारों के लिए आवाज उठाना। ऑप्शन सी है उठाकर। ऑप्शन सी है अवॉइडिंग पॉलिसी डिस्कशन, नीति चर्चाओं से बचकर। एंड ऑप्शन डी है बाय लिमिटिंग कम्युनिकेशन विद हेल्थ केयर टीम। तो पूछा गया है कि एक नर्स है वो कैसे एडवोकेसी इंश्योर करती है अपने पेशेंट की कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर सिस्टम में। तो कैसे करती है, वो अपने पेशेंट के लिए बोलकर उसके जो भी नीड्स हैं उसके जो भी राइट्स हैं, बाय स्पीकिंग अप फॉर पेशेंट नीड्स एंड राइट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ डू नर्सेस यूज इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स टू इनहेंस केयर? देखभाल सुधारने के लिए नर्सें इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड का उपयोग कैसे करती हैं? ऑप्शन ए है बाय डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड सिक्योरली, रोगी जानकारी को सही और सुनिश्चित रूप से दर्ज करके। ऑप्शन बी है बाय रिप्लेसिंग इन पर्सन कंसल्टेशन, प्रत्यक्ष परामर्श को बदलकर। ऑप्शन सी है बाय फोकसिंग ओनली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, केवल प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान देकर। ऑप्शन डी है बाय डेलीगेटिंग रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट टू अनट्रेन्ड स्टाफ। तो पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे केयर को बढ़ाते हैं। तो ये कैसे बढ़ाते हैं, ये क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है उसको सही से और सिक्योरली डॉक्यूमेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाय डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड सिक्योरली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चरल ह्यूमिलिटी इन नर्सिंग? तो ये अभी हम कर चुके हैं, पता नहीं 2-3 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको छोड़ते हैं। What is the key responsibility of nurses in long-term care facilities? लंबी अवधि देखभाल सुविधाओं में नर्सों की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन ए है मैनेजिंग हॉस्पिटल बजट्स, अस्पताल बजट संभालना। ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग डेली केयर एंड मॉनिटरिंग रेजिडेंट्स कंडीशन, दैनिक देखभाल देना और निवासियों की स्थिति की निगरानी करना। ऑप्शन सी है लिमिटिंग इंटरेक्शन विद रेजिडेंट्स, निवासियों से बातचीत सीमित करना। एंड ऑप्शन डी है डेलीगेटिंग केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फैमिली मेंबर, देखभाल जिम्मेदारियां परिवार को सौंपना। तो पूछा गया है कि लंबी अवधि में लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज में नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी रेजिडेंट है उनको डेली केयर प्रोवाइड करना और मॉनिटर करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोवाइडिंग डेली केयर एंड मॉनिटरिंग रेजिडेंट्स कंडीशन। जो भी वहाँ पे पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स को यहाँ पे रेजिडेंट्स बोला गया है, उनकी कंडीशन को मतलब मॉनिटर करना और डेली उनको केयर प्रोवाइड करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्सेस इन मैनेजिंग रिसोर्सेज? संसाधन प्रबंधन में नर्सों की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए है रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर टू सेव कॉस्ट, खर्च बचाने के लिए रोगी देखभाल की गुणवत्ता घटाना। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंट यूज ऑफ स्टाफ एंड इक्विपमेंट, स्टाफ और उपकरणों की उपलब्धता और कुशल उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है डेलीगेटिंग रिसोर्सेज मैनेजमेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, संसाधन प्रबंधन प्रशासन को सौंपना। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्नोरिंग इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम, इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम को अनदेखा करना। ये भी गलत हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंट यूज ऑफ स्टाफ एंड इक्विपमेंट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड स्ट्रॉन्ग परफ्यूम और कोलोंजेस बी अवॉइडेड इन अ क्लिनिकल सेटिंग? क्लिनिकल सेटिंग में तेज परफ्यूम और कॉलोन से क्यों बचना चाहिए? ऑप्शन ए है दे वायलेट इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, वे संस्थागत नीतियों का उल्लंघन करते हैं, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है दे कैन कॉज इरिटेशन और एलर्जिक रिएक्शंस इन पेशेंट्स, सही हो सकता है। नेक्स्ट है दे आर अनप्रोफेशनल, वे गैर पेशेवर होते हैं, नहीं। नेक्स्ट है दे आर अननेसेसरी एक्सपेंसेस, वे अनावश्यक खर्च होते हैं, नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन बी, दे कैन कॉज इरिटेशन, वो इरिटेशन कर सकते हैं पेशेंट्स में और एलर्जिक रिएक्शंस कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ नर्स इफेक्टिवली मैनेज स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस? तो एक नर्स इफेक्टिवली वर्क प्लेस में कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकती है? नर्स कार्यस्थल पर तनाव को प्रभावी ढंग से कैसे संभाल सकती है? सो उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाय अवॉइडिंग डिफिकल्ट पेशेंट, कठिन रोगियों से बचकर। नेक्स्ट है बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर एंड सीकिंग सपोर्ट, सही हो सकता है बट आप इसको छोड़ते हैं। स्व देखभाल करके सहायता लेकर। ऑप्शन सी है बाय टेकिंग अनशेड्यूल्ड ब्रेक्स, अनियोजित ब्रेक लेकर, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है बाय डेलीगेटिंग ऑल टास्क टू कलीग्स, सभी कार्य सहकर्मियों को सौंपना, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर एंड सीकिंग सपोर्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू नर्सेस कंट्रीब्यूट टू हेल्थ प्रमोशन इन अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज? वंचित समुदायों में स्वास्थ्य प्रबंधन में नर्सें कैसे योगदान देती हैं? सो ऑप्शन ए है आपका, बाय ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक हेल्थ वर्कशॉप्स एंड
कैंपेन, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यशालाओं और अभियान आयोजित करके। ठीक है। नेक्स्ट है बाय फोकसिंग ओनली ऑन हॉस्पिटल सेटिंग, केवल अस्पताल सेटिंग पर ध्यान देकर। गलत हो गया। नेक्स्ट है बाय अवॉइडिंग एंगेजमेंट विद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सामुदायिक संगठनों से जुड़ने से बचकर। गलत हो गया। नेक्स्ट है बाय रिड्यूसिंग पब्लिक हेल्थ एजुकेशन इनिशिएटिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा पहल घटाकर। तो ये भी गलत हो गया आपका। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बाय ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक हेल्थ वर्कशॉप्स एंड कैंपेन। जब हम पब्लिक हेल्थ वर्कशॉप्स और कैंपेन ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो क्या होगा, तो उससे जो अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज है वहां पे भी हेल्थ का प्रमोशन होगा, वहां पे भी लोग हेल्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई इज कल्चरल ह्यूमिलिटी इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग? नर्सिंग में सांस्कृतिक विनम्रता क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है टू मिनिमाइज पेशेंट इंटरेक्शन, रोगी बातचीत कम करके। ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड केयर टेलर टू इंडिविजुअल कल्चरल बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, व्यक्ति की सांस्कृतिक मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार देखभाल देने के लिए। ऑप्शन सी है टू स्टैंडर्डाइज केयर फॉर ऑल पेशेंट्स, सभी रोगियों को एक समान देखभाल देने के लिए। नेक्स्ट है टू अवॉइड कंसीडरिंग कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक भिन्नताओं पर विचार से बचने के लिए। तो इसका ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कराया था, तो मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ। इसका आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, और क्वेश्चन नंबर है ये 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज इन नर्सिंग? तो नर्सिंग में पेशेवर सीमाएं बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू स्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर पेशेंट, रोगियों पर अधिकार स्थापित करना। ऑप्शन बी है टू अवॉइड ओवरवर्किंग, अधिक काम से बचना। ऑप्शन सी है टू मेंटेन ट्रस्ट एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, विश्वास और पेशेवर संबंध बनाए रखना। ऑप्शन डी है टू प्रिवेंट फॉर्मिंग फ्रेंडशिप्स विद पेशेंट, रोगियों से दोस्ती बनने से रोकना। तो पूछा गया है कि प्राइमरी पर्पस क्या है और जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं उनको मेंटेन करने का नर्सिंग में। तो प्राइमरी पर्पस ये है कि पेशेंट्स जो एक ट्रस्ट होता है वो बना के रखना प्रोफेशनल रिलेशनशिप में। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू मेंटेन ट्रस्ट एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज रिसोर्स मैनेजमेंट क्रिटिकल इन नर्सिंग प्रैक्टिस? नर्सिंग अभ्यास में संसाधन प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है टू रिड्यूस हेल्थ केयर स्टाफ रिक्वायरमेंट, स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता घटाने के लिए। नहीं। नेक्स्ट है टू इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ स्टाफ एंड इक्विपमेंट, स्टाफ और उपकरणों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज पेशेंट टर्नओवर, पेशेंट का टर्नओवर बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है टू फोकस ओनली ऑन पेशेंट केयर विदाउट मैनेजिंग सप्लाई, सामग्री प्रबंधन के बिना केवल रोगी देखभाल पर ध्यान देने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टू इंश्योर द एफिशिएंट यूज ऑफ स्टाफ एंड इक्विपमेंट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू नर्सेस सपोर्ट फैमिलीज इन पैलिएटिव केयर सेटिंग? तो जो नर्सेस हैं वो पैलिएटिव केयर सेटिंग में फैमिलीज का कैसे सपोर्ट करती हैं? तो ऑप्शन ए है बाय फोकसिंग ओनली ऑन फिजिकल सिम्टम मैनेजमेंट, केवल शारीरिक लक्षण प्रबंधन करके। नहीं। नेक्स्ट है बाय ऑफरिंग गाइडेंस एंड एंड ऑफ लाइफ केयर डिसीजन, जीवन के अंतिम चरण की देखभाल संबंधी निर्णयों में मार्गदर्शन देकर हो सकता है। नेक्स्ट है बाय लिमिटिंग कम्युनिकेशन विद पेशेंट फैमिली, रोगी परिवारों से बातचीत सीमित करके। नहीं। नेक्स्ट है बाय अवॉइडिंग इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, तो भावनात्मक भागीदारी से बचकर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बाय ऑफरिंग गाइडेंस एंड एंड टू एंड ऑफ लाइफ केयर डिसीजन। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो लोग टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी पिन है तो वहां पे भी मिल जाएगी। तो आप लोग इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। एंड ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जो भी इसको परचेज कर रहे हैं या फिर जो परचेज कर चुके हैं, तो आप उन लोगों से भी फीडबैक ले सकते हैं कि ये कितनी अच्छी है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड देखो, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।